उन्नाव में निर्मल स्वजल धारा योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। जिला प्रशासन ने 9 ग्राम सभाओं में पेयजल बहाली के लिए 2 संस्थाओं को 1 करोड़ 24 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन संस्थाओं ने 2 साल बीत जाने के बाद भी काम पूरा नहीं किया। डीएम के आदेश पर दोनों संस्थाओं पर केस दर्ज किया गया है। चीनी मिल घोटाला मामले में लोकायुक्त ने 14 लोगों को नोटिस जारी किया है। इनमें पूर्व मुख्य सचिव अतुल गुप्ता और तत्कालीन प्रमुख सचिव नेत्राम भी शामिल हैं। इस मामले में अधिकारियों पर चीनी मिलें खरीदने वाली कंपनियों को स्टाम्प शुल्क में छूट दिलाने का आरोप है। यूपी के मंत्री और विधायक विदेश दौरे से वापस लौट आए हैं। यूपी के 9 मंत्री और 17 विधायक स्टडी टूर पर 5 देशों की यात्रा पर गए थे। 13 दिन बाद इनकी वतन वापसी हुई है। झांसी नरसंहार मामले में अब दोषियों को जल्द पकड़ने के दावे हो रहे हैं। सियासत भी जोरों पर है, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि इस नरसंहार में मारे गए मासूम बच्चों का आखिर क्या कसूर था और कब पकड़े जाएंगे हत्यारे। बागपत में मौलाना और इमामों ने दहेज प्रथा को खत्म करने का बीड़ा उठाया है। मौलाना ने एक सभा में फैसला किया कि अगर कोई भी परिवार शादी में दहेज मांगेगा या दहेज देगा तो न तो कोई इमाम उस शादी में शिरकत करेगा और न ही उसका निकाह पड़ेगा। नमस्कार, इलाके की तस्वीर में आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। भोले की नगरी, घाटों की नगरी। जी हां, हम बात कर रहे हैं वाराणसी की, जहां बाबा विश्वनाथ की कृपा बरसती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ के दर्शनों के लिए विदेशी भी उतनी ही संख्या में आते हैं जितने के देशी श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और गंगा में स्नान कर मां की कृपा प्राप्त करते हैं। ऐसी जगह जिसका इतना महत्व हो, उसकी तस्वीर क्या होगी आप सोच रहे होंगे, लेकिन यहां के हालात खुद अपनी स्थिति को बयां कर रहे हैं। आखिर बीते 5 सालों में वाराणसी की जनता विकास कार्यों को लेकर क्या सोच रखती है, आज आपको दिखाएंगे इलाके की तस्वीर में। तो विश्व की प्राचीन धरोहरों में से एक वाराणसी, जहां हर एक चीज एक धरोहर है, जहां की गलियां हर दिन एक नई खोज करती हैं। लेकिन यहां के राजनीतिक समीकरण भी बेहद दिलचस्प है, जहां चुनाव आते ही धार्मिक रंग नजर आने लगता है, जिसमें विकास की बात तो होती है, लेकिन क्या वाकई विकास हुआ है, आप भी देखिए। वाराणसी ऐसे तो विश्व की प्राचीन नगरी है, जहाँ हर एक चीज एक धरोहर है, जहाँ की गलियां हर दिन नई खोज करती हैं, जिसे समझने और देखने के लिए विदेशी मेहमान खुद ब खुद यहाँ खिंचे चले आते हैं। इस धर्म नगरी में बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा एक साथ विराजते हैं। वो भागीरथी गंगा अपने जल से करोड़ों का पाप धोती है। केंद्र की राजनीति में पूर्वांचल अपनी एक अलग ही जगह रखता है। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले वाराणसी में 1991 से 2004 तक बीजेपी का ही परचम लहराता रहा। वहीं साल 2004 में यहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा और बीजेपी की जगह इस सीट पर कांग्रेस के राजेश मिश्रा ने जीत दर्ज की। वहीं 2009 में एक बार फिर जनता ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और बीजेपी के राष्ट्रीय नेता मुरली मनोहर जोशी ने वाराणसी लोकसभा सीट से जीत हासिल की। वाराणसी जिले में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 5 वाराणसी में है, 2 चंदौली से और 1 सीट जौनपुर से है। वहीं बात वाराणसी लोकसभा सीट की करें तो इस सीट में 5 विधानसभाएं आती हैं, जिन्हें महानगर और ग्रामीण सीटों में बांटा जा सकता है। महानगर में उत्तरी दक्षिणी कैंट सीट है और इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी काबिज है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 2 सीटें हैं। रोहनिया सीट की विधायक अपना दल की अनुप्रिया पटेल हैं। वहीं सेवापुर विधानसभा सीट से विधायक है सुरेंद्र पटेल, जो यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं।
बीते 5 सालों से यहाँ के सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हैं, जो बीजेपी के आला नेताओं में शामिल हैं। बीजेपी नेताओं की माने तो सांसद मुरली मनोहर जोशी ने काशी के लोगों को बहुत कुछ दिया है। 5 सालों में मुरली मनोहर जोशी को 19 करोड़ रुपए बतौर सांसद निधि मिली, जिसमें से 8 करोड़ 98 लाख रुपए यातायात पर खर्च किए गए। वहीं पेयजल पर 1 करोड़ 90 लाख रुपए सांसद निधि से इस्तेमाल किए गए। भूमिगत निकासी पर 1 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च किए गए। विद्युतीकरण पर 57 लाख रुपए, चिकित्सा पर 62 लाख रुपए, शिक्षा संस्थानों पर 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए गए। जन सुविधाओं, उत्सव भवन, पार्क और व्यायामशालाओं पर 1 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा 50 लाख रुपए सांसद मुरली मनोहर जोशी ने अपनी सांसद निधि से उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा के समय दिए। आंकड़े बताते हैं कि बीते 5 सालों में अच्छी खासी रकम खर्च की गई है, पर क्या वाराणसी की जनता विकास कार्यों से खुश नजर आती है? इस तरह की एक व्यवस्था सुनिश्चित कराने का प्रयास हर सांसद को करना ही चाहिए। वाराणसी को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो मैं बहुत दुख के साथ कहूंगी कि केवल वर्तमान ही नहीं, आप पिछले एक लंबे समय से जो भी लोग यहाँ से, चाहे वो जिस भी दल को प्रतिनिधित्व करने वाले रहे हों, जो भी इस शहर को प्रतिनिधित्व देने वाले रहे हों, इस दिशा में उन्होंने काम नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक जोशी जी का सवाल है, मेरे हिसाब से जोशी जी ने एक सांसद के रूप में ये अवघड़ों और फक्कड़ों का शहर, क्योंकि बड़े संगठन के बड़े नेता हैं, ऊंची दुकान की फीकी पकवान के अलावा जोशी जी कुछ नहीं है। वाराणसी में जातीय समीकरण कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन चुनाव के समय धर्म के नाम पर राजनीति मानो आम सी बात हो जाती है और उसके बाद वादों और दावों की बयान जनता के सामने पेश की जाती है और मुद्दा वाराणसी को संवारने का बाकी सभी मुद्दों पर हावी होते नजर आते हैं। राजनीतिक लोग हैं, जनसंख्या के 10 से 15% लोग राजनीति करते हैं। मगर अजीब दुर्भाग्य है कि बनारस में राजनीतिक चुनाव कभी नहीं होता है। राजनीतिक चुनाव के स्थान पर अक्सर हम देखते हैं भावावेग की राजनीति ही इस शहर के प्राण है। इन्हें पॉलिटिकल लोगों के बावजूद पता नहीं क्यों पॉलिटिकल सोच वाला नहीं है और इसमें कभी धर्म काम करता है, कभी जातिगत स्थितियां काम करने लगती हैं। एक अद्भुत स्थिति है। वाराणसी के मुख्य मुद्दों की बात करें तो पर्यटन नगरी के लिहाज से ये इलाका काफी अहमियत रखता है। विदेशों से भी लोग आते हैं, लेकिन जिन गलियों से ये लोग गुजरते हैं, जरा उनका हाल तो देखिए, जिसे लेकर यहाँ की जनता खासी परेशान नजर आती है। आने वाले दिनों में इस शहर में कोई पर्यटक शायद नहीं आएगा। हमारी सड़कें जो हैं, पता ही नहीं चलता है कि सड़क है कि नहीं है। हमको शुद्ध पीने का पानी मिले, हमको जो है बिजली मिले जिससे हम व्यवसाय कर सके। लेकिन बात यही नहीं रुकती। वाराणसी घाटों की नगरी कही जाती है, लेकिन घाटों का क्या हाल है देखिए जरा। ये तब है जबकि यहाँ हर रोज लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, लेकिन फिर भी घाट अपनी बदहाल होती स्थिति को देखने को मजबूर हैं। और वो लोग भी जो यहाँ आते हैं घाटों की खूबसूरती देखने। वाराणसी की बनारसी साड़ियाँ जो अपने बारीक काम और कलाकारी के लिए जानी जाती रही हैं, सालों से शादियों में इन साड़ियों को पहनने का रिवाज भी रहा है। यहाँ तक कि विदेशों में भी इनकी खूब मांग रहती है, लेकिन फिर भी इन साड़ियों के बुनकरों के हाथ खाली हैं। इसे इनकी उपेक्षा समझें या फिर संसाधन की कमी, जिसका असर अब बनारसी साड़ियों की चमक पर भी पड़ने लगा है। व्यवसाय कर सके। देखिए, बनारस में बुनकरों की बहुत अच्छी आबादी है और बनारस का माल दुनिया में जाता है। और बनारस में जब बिजली नहीं है तो कारोबार नहीं है। बुनकरों का कारोबार एकदम ठप रहता, व्यापारियों का काम ठप रहता, मजदूरों का काम ठप रहता। यहाँ तरह तरह के लकड़ी से लेकर के तमाम तरीके के उद्योग हैं, जो हर उद्योग जो है बिजली पर निर्भर करता है। वितरण प्रणाली या जो उसके इस्तेमाल का जो तरीका, देने का जो तरीका है, उसका आम बुनकरों से कुछ लेना लागना नहीं है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के माध्यम से या दूसरी योजनाओं के माध्यम से जो देती है, तो चंद गिने चुने लोगों तक उसकी पहुंच हो पाती है। सरकारी मदद आज तक आम बुनकर तक नहीं पहुंच पाई। वहीं इनका ये भी कहना है कि सूरत में इन साड़ियों की नकल कर सस्ते दामों पर बेची जा रही हैं, जिससे इन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है।
बनारस में इस वक्त बदहाली का बहुत बड़ा रीजन ये है कि सूरत इसकी कॉपी करके सस्ते में बेच रहा है। 55 में इसलिए बेच दिया, उनके धागे सस्ते हैं, उनके पास संसाधन बड़ा है, उनकी बिजली सस्ती है, उनके यहाँ लेबर सस्ती है, उनके पास हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, फिनिशिंग प्लांट्स हैं, दुनिया भर के संसाधन है। बनारस के पास वो नहीं है। काशी अपनी शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किसी पहचान का मोहताज नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए यहाँ और भी सुविधाएं होनी चाहिए। शिक्षा, राइट टू एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है। तो पहले तो मुझे लगता है जो भी सांसद जिस भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है उसको कहीं ना कहीं इस दिशा में प्रयास तो करना चाहिए कि जो लोग भाई आर्थिक रूप से अक्षम है, सक्षम व्यक्ति तो व्यवस्था अपनी करता ही है, जो आर्थिक रूप से अक्षम है सबके लिए शिक्षा उपलब्ध हो। वाराणसी की इस तस्वीर को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि इसके लिए कौन है जिम्मेदार, क्योंकि चुनावी वक्त में चाहे फिर गंगा हो या फिर बाबा विश्वनाथ का मंदिर, सभी के उचित देखरेख की बात होती है। वाराणसी की दिशा और दशा बदलने की बात होती है, लेकिन क्यों चुनावों के बाद वह कोरी साबित होती है? 5 साल बाद जनता ये पूछ रही है कि कब बदलेगी काशी की काया। वाराणसी से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाराणसी की समृद्ध संस्कृति को गंगा की मौजूदगी और भी खास बना देती है। हजारों की संख्या में भक्त यहां गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य की प्राप्ति करते हैं, लेकिन गंगा की इसी निर्मल धारा को अब खतरा भी पैदा हो रहा है, और वजह है दिनों दिन बढ़ता प्रदूषण। वैसे तो चुनाव करीब आते ही गंगा की स्वच्छता का मुद्दा न उठे ये संभव नहीं है, लेकिन क्या वाकई गंगा को उतनी ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है, स्वच्छता की ओर उतना ध्यान दिया जा रहा है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश के करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी गंगा आज भी लोगों के पाप धो रही है, लेकिन इसकी हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। शहरों की सीवर लाइनों, नालों से गंदी हो रही गंगा को लेकर वादे तो सभी राजनीतिक दलों ने किए, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए कदम किसी ने नहीं उठाया। जब भी किसी दल का बड़ा नेता वाराणसी आया तो गंगा की सफाई को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। 1986 में जहां राजीव गांधी ने स्वच्छ गंगा अभियान का आरंभ किया था, सियासी दलों ने हमेशा से ही गंगा को चुनावी मुद्दा बनाया है। 2009 लोकसभा चुनाव से पहले गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला और कांग्रेस को दूसरी बार सत्ता भी मिली। इस बार फिर से गंगा के नाम पर लड़ाई है। योजनाएं भले ही कितनी बनी हो, लेकिन हकीकत ये है कि गंगा में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी वेगे न शुद्धति, नदी में वेग है तो शुद्ध है। आज हमारे यहाँ क्या है कि किनारे किनारे 1972 से 78 के बीच में इतना बुलडोजर फेंका गया कि पूरा किनारा जो है एक तलवार की कटान की तरह बन गया है कि हम लोग तैर नहीं पाते थे, सारे बुलडोजर पत्थरों के थे। फिर गंगा 86 में गंगा अभियान के बाद तथाकथित समाजसेवियों ने इस गंगा की वो दुर्दशा की है कि नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। मानवाधिकार आयोग ने जहां केंद्र और राज्य से गंगा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सवाल पूछे हैं, वहीं इसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। गंगा नदी न सिर्फ उत्तर भारत की जीवन रेखा है, ये हिंदुओं की देव नदी भी मानी जाती है। गंगा से लोगों की भावनाएं गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिसका फायदा उठाने के लिए सभी सियासी दल चुनाव से पहले गंगा का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ये बात अब जनता भी जान गई है। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वो जगह जिसने हमेशा से ही देश का मान बढ़ाया, और वो है वाराणसी। चाहे फिर बात यहाँ की बनारसी साड़ियों की हो या फिर इसके धार्मिक महत्व की, हर ओर यहाँ कुछ खास ही देखने को मिलता है। कैसा रहा काशी का इतिहास, ये भी देखते हैं। गंगा किनारे बसा एक ऐसा शहर जहाँ की सुबह अजान और मंदिर की घंटी के साथ होती है। जी हाँ, बनारस की यही सुबह आज भी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बनी पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचती है। बनारस के घाट पर आज भी ये तहजीब पूर्ण विकसित और जीवंत नजर आती है। वाराणसी कई हजार सालों से सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है।
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा और विकसित हुआ। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीतज्ञ बनारस में रहे। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस यही की धरती पर लिखा, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन बनारस के नजदीक सारनाथ में ही दिया। काशी हमेशा से विद्या का केंद्र माना गया। बड़े बड़े लोगों ने काशी आकर ही ज्ञान अर्जन किया। इस वक्त भी बनारस में 4 बड़े विश्वविद्यालय स्थित हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, जहां तिब्बती भाषा और शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। वाराणसी की संस्कृति बस इतनी भर नहीं, हिंदू संस्कृति का सबसे प्राचीन शहर होने का गौरव तो इसे मिला ही है। साथ ही साथ यहाँ की गलियाँ कण कण में बसते भगवान, मोक्ष की धरती, ज्ञान की धरती, भगवान शिव की नगरी जैसे विशेषणों से इसे नवाजा गया है। बनारस की साड़ियाँ बनारसी साड़ियों के नाम से ही प्रचलित हैं। साथ ही साथ अगर बनारसी पान और कलाकंद का स्वाद जिसने भी चखा हो, वो दोबारा बनारस आए बिना नहीं रह सकता। इसके अलावा भारतीय रेल का डीजल इंजन निर्माण का कारखाना भी वाराणसी में ही स्थित है। वहीं 1857 में देश के चौथे ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना से भी इसे पहचाना गया, जिसका नाम इंडियन एयर गैस लिमिटेड था। अंग्रेजों के जमाने से ही माना गया कि बनारस में समृद्धि, धन संपदा, जनसंख्या, गरिमा और पवित्रता एशिया में सर्वोच्च शिखर पर थी। संस्कृति से परिपूर्ण ये शहर न सिर्फ दुनिया भर से सैलानियों को आकर्षित करता है, वहीं अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए विश्व के पूरे पटल पर अपनी अलग पहचान से जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इतना सुनहरा जिसका इतिहास हो, वही सवाल करता है कि आखिर कब बदलेगी काशी की काया। बहरहाल यहां रुकेंगे, लेकिन जल्द लौटते हैं। ये वो कन्नौज है जो श्रद्धालु और जायरीन का समागम है, एक अनूठा उदाहरण है। सूबे के मुखिया का ये कर्मक्षेत्र रहा है। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। ख्वाबों को, उम्मीदों को हकीकत हम बना रहे, जो वादे आपसे किए उन्हें बखूबी निभा रहे। अपने वादे के अनुसार प्रदेश सरकार आसरा योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल तथा नगरीय मलिन बस्तियों में शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध करा रही है। योजना के अनुसार कम लागत के रिहायशी मकान चयनित लाभार्थियों को मुहैया कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2012-2013 में 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिससे 4000 आवासों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2013-2014 के लिए 400 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया, जिससे 16000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार करे सबके सपने साकार। मैं अपने बच्चों को देती हूँ 7 C's ओरिजिनल कॉड लिवर ऑयल। इसी में है विटामिन A, D और DHA के गुण जो बच्चों को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग।
क्या आप हैं 7 Seas मॉम? कितने रंगीन नजारे हैं, खुश है कि ये इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल बार, इसमें है नील, ब्लीच, नींबू और विनेगर की शक्ति। डव ने एक फ्रेंड को चेहरे की एक तरफ सोप और दूसरी तरफ डव लगाने को कहा और दूसरे को सिर्फ छूकर फर्क बताना है। ये साइड बहुत ही ड्राई है, दिस साइड बहुत सॉफ्ट है। ये डव है ना? यही डव है। डव में है 1/4 मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो त्वचा बनाए ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ। डव ट्राई कीजिए और फर्क खुद देखिए। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है। नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटा है नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। रिन नई जैसी सफेदी, अब दाम और भी कम। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। दिल्ली से, जहां से देश की सरकार चलती है, जहां आज जंग जैसे हालात पैदा हो गए। दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के बीच कई बार भिड़ंत हुई। पुलिस को हंगामे पर उतारू आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के बीच नाक की लड़ाई कैसी शक्ल ले चुकी है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शाम 4 बजे की। क्या स्थिति बनाई, किस तरीके से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ गया, कार्यकर्ता भिड़ गए पुलिस से। आखिर ये स्थिति क्यों बन रही है? सवाल ये है कि जब सरकार से जो उम्मीदें होती हैं कि वो कहीं ना कहीं से सिचुएशन को ऐसा ना होने दे कि मुश्किलें एक आम आदमी के लिए हो, एक आम आदमी का विश्वास लेकर ही आम आदमी पार्टी सरकार आई। लेकिन अभी क्या स्थिति है दिल्ली में खास तौर पर, वो आप देख रहे हैं। कैसे पुलिस को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ गया स्थिति को। 2 दिन से हालांकि हम देख रहे हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन आज एकाएक रेल भवन के अंदर जब जाने की कोशिश की गई, बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई, तो फिर पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए। लेकिन अहम सवाल ये कि क्या ऐसे कानून व्यवस्था को बना के रखा जाएगा? अगर कोई बात है, कोई मांगे थी, तो क्या इस तरह से आंदोलन का रूप ले लेना ठीक है? आखिर अब ऐसे में आम आदमी कहाँ जा रहा है? क्योंकि सवाल वही आम आदमी के लिए ही जो हो रहा है वो हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं शाम 5 बजे की तस्वीर, जिसमें आम आदमी पार्टी और पुलिस के बीच की झड़प ने हंगामे का शक्ल ले लिया। हालांकि फिलहाल रेल भवन के आसपास शांति है और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है। शाम 5 बजे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शांति हुई, भारी पुलिस बल तैनात वहां पर कर दी गई। लेकिन इसके पहले, महज 1 घंटे पहले की जो शक्ल थी, वो वाकई बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा कर रही थी कि एक आम आदमी के लिए ही तो आम आदमी पार्टी आई थी। एक आम आदमी ने यही तो सोचा था कि हम जिसको चुन रहे हैं वो हमारी समस्याओं को सुनेगा, हमारी समस्याओं को दूर करेगा, और जो वादा भी किए गए थे, क्या इन वादों को इस तरीके से पूरा किया जाएगा? जो आंदोलन का शक्ल लेके जो आंदोलन शुरू हुआ था, सत्ता में आई है और फिर आंदोलन, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या और कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? सरकार को ही आंदोलन की जरूरत? तो आम आदमी पार्टी के नेता विनोद कुमार बिन्नी ने केजरीवाल के धरने को नौटंकी करार दिया। बिन्नी ने कहा कि केजरीवाल के धरने पर उससे बने हालात पर वो कल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सवालों से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा है वो सुनिए। जो पिछले 2 दिन से दिल्ली में घटनाक्रम हो रहा है,
इसको लेके कल हम कुछ इसके पीछे की क्या महत्व है, क्या साजिश है, क्यों करने की जरूरत पड़ी, इसको लेके अहम कुछ फैसले हम कल अपने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों के सामने सब सार्वजनिक करेंगे। उसके लिए कल हमने 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपके माध्यम से भी हम सब लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं, मीडिया के बंधुओं से, एक सब आएं और उसमें जो बातें हम जनता के सामने, देश की जनता के सामने रखना चाहते हैं, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कल। तो वही बीजेपी नेता हर्षवर्धन का कहना है कि केजरीवाल और किसी का सम्मान करें ना करें, लेकिन गणतंत्र का तो सम्मान करना जरूरी है, इसे किया भी जाना चाहिए। हम सबके लिए विडंबना की बात है कि भारत की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह के संदर्भ में ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे स्पष्ट ऐसा लगता है कि वह भारत के गणतंत्र की अपमान कर रहे हैं। तो कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, जो स्थितियां बनी है क्या ये ठीक है? बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देख सकते हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। करीना सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा। सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर समय थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा, मुसली जैसी 22 गुणकारी जड़ी बूटियों से बना फॉर्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहे हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए हर दिन। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर फॉर मेन। अभी जी हमारी पत्नी जी कहती हैं कि महक से पता चलता है कि कपड़े साफ हुए कि नहीं। महक से नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। नया व्हील, सफाई वही जो महके। नमस्कार, अपने प्रदेश उत्तराखंड में आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। शुरुआत नॉन स्टॉप खबरों के साथ। प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र तीसरे दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और विशेषाधिकार हनन का भी आरोप लगाया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि विधायक निधि का पैसा अधिकारी समय पर आवंटित नहीं करते हैं, जिससे वो खर्च नहीं हो पाता है और विधायकों के विशेषाधिकार का हनन होता है। इससे विधानसभा की विशेषाधिकार हनन समिति को रेफर किया गया। इसके अलावा आपदा कार्यों को लेकर भी विपक्ष हमलावर रहा है और सदन को अवगत नहीं कराने का आरोप लगाया। इस मुद्दे को विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष समिति को रेफर कर दिया है। लोकायुक्त विधेयक पर भी विपक्ष ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और विशेषाधिकार हनन का आरोप लगाया है। विपक्ष ने कहा है राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद भी लोकायुक्त कानून लागू नहीं किया गया। प्रदेश भर में नर्सेज आज सामूहिक अवकाश पर हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। मरीजों को खासी दिक्कतें पेश आ रही हैं और वो प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मरीजों का कहना है कि उनकी सुध कोई नहीं ले रहा है। उधर राज्य सरकार नर्सेज से बात तक करने को तैयार नहीं है और नर्सेज ने भी अड़ियल रुख अपनाया है। उधर प्रदेश में बीते 6 महीने से हड़ताल हो रही है, इसे हड़ताली प्रदेश कहा जा रहा है। यह अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों की हड़तालें जारी, जिससे आम लोग खासे परेशान हैं। प्रदेश में नर्सेज के अलावा इन दिनों पटवारी और अध्यापकों का आंदोलन भी चल रहा है। वहीं मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों ने भी हड़ताल की चेतावनी दी है।
कॉर्बेट पार्क इन दिनों एक बाघ चर्चा का विषय बना हुआ है। करीब 6 साल के इस बाघ को वनकर्मियों ने किंग ऑफ कालागढ़ नाम दिया है। कहा जा रहा है कि ये बाघ बेरोकटोक जंगल के एक छोर से दूसरे छोर आ जा रहा है, लेकिन उसे दूसरे बाघ रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। वन्य जीव वैज्ञानिकों के लिए ये बाघ रहस्यमय बना हुआ है, जिस पर अध्ययन की बात कही जा रही है। खटीमा के यूपी से सटे गांव में इन दिनों दहशत का माहौल है। यहां लोग बाघिन की मौजूदगी से परेशान हैं। अपने घरों से बाहर निकलने में